शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे न्यूमेरिकल भी बनता बेटा, 3 और 2 5 नंबर का यहाँ से आता है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया, यहाँ पर हम शून्य शाह है बेटे, भाव हो गया ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, हाफ लाइफ कहा जाता है इसको, ठीक है ना। अर्ध आयुकाल कैसे निकालते होंगे, अर्धायुकाल है ना। तो इसका जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसका अर्धायुकाल कैसे निकाला जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमने शून्य कोटि के लिए वेग नियम बताया था, वेग नियम के अनुसार क्या था कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम क्या कहता है कि यहाँ पर आएगा k इज इक्वल टू, यहाँ पर था r नोट जो प्रारंभिक सांद्रता थी माइनस एक्टिव मास ऑफ r नोट अपॉन t, ये था। इस फॉर्मूले से हम उसके शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जा सकता है, यहां पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो अभिकारक है, ये अभिकारक है ना। अभिकारक बराबर क्या होगा कि जो प्रारंभिक सांद्रता है उसका आधा रह जाए, प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाए, वो अभिकारक कहलाएगा, है ना, वो अर्धायुकाल है ना। ऐसा समय यानी कि जब टाइम बराबर क्या होगा, टी बराबर क्या होगा, टी हाफ होगा, जब टाइम क्या होगा, टी हाफ होगा, तो ऐसी दशा में जो अभिकारक होता है वो आधा रह जाता है। ये याद रखना, टाइम इज इक्वल टू टी हाफ है, तो जो अभिकारक होगा वो प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाएगा, तो उससे कहते हैं अर्धायुकाल, ठीक है ना। इस मान को हम यहाँ रख लेंगे बस इस फॉर्मूले में, है ना। तो यहाँ आर नोट तो हमारे पास पहले से था, ठीक है ना, और माइनस किया, देखो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, आर नोट बाई 2, और इस होल के बटे में क्या कर देंगे, टी रख लेंगे, टी की जगह टी हाफ, और ये बराबर क्या आएगा, के। अब हमें तो निकालना अर्धायुकाल, तो टी को हम ये टी हाफ को यहां ले सकते हैं, तो यहां क्या लेंगे, टी हाफ अर्धायुकाल बराबर यहां पर आएगा आर नोट, देखो, और माइनस, देखो इसके बटे में कुछ नहीं बेटा, है ना, पहले इसको सॉल्व करते हैं ना, और यहां आएगा आर नोट बाई 2। अब देखो नीचे की संख्या बराबर करने के लिए हम यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 होगा, है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा, के आएगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 2 आर में से 1 आर चलेगा, तो 1 आर ही तो बचेगा, यह आएगा आर नोट बाई 2, और ये नीचे बटे में क्या है, के, तो इसको हम यहाँ ले सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर नोट बाई 2 के। बस ये है इसका अर्धायुकाल कि जो प्रारंभिक मात्रा होगी, यदि हम अर्धायुकाल निकालना चाहें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो टी हाफ बराबर क्या होगा, क्या आएगा, आर नोट बाई 2 के, ये याद रखिएगा, है ना, ये फॉर्मूला। वैसे इसके अर्धायुकाल से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल जरूर पूछा जाता है। जो हमारे पास क्या होता है, प्रथम कोटि के अर्धायुकाल, उसमें जरूर देखा जाता है, उसमें तो एक क्वेश्चन बनता है हमेशा अलग वाला हुआ, है ना, और बल्कि पिछली बार भी बना था, ठीक है, और इस बार भी बनेगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, अर्धायुकाल निकाल सकते हैं। अब दूसरा हम निकालते हैं प्रथम कोटि के लिए, बाकी सेम है वैसे ही, है ना। प्रथम कोटि के लिए वेग व्यंजक हमें ज्ञात करना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक। तो अब देखो हमारे पास एक अभिकारक होता है, शुरुआत हम वहीं से करेंगे, ये अभिकारक लिया और इसने किस में परिवर्तित हुआ, प्रोडक्ट में परिवर्तित हुआ, अभिकारक किस में हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। इसमें क्या होगा, इसमें हम यदि निकालेंगे तो कैसे निकाला जा सकता है, यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, तो अभिक्रिया की दर या वेग बराबर क्या होगा, इसके लिए भी वेग निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, केवल थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे, देखो माइनस, यहाँ क्या होगा, डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी टी, ऐसे निकाला जाता है। वेग तो पहले कंडीशन में ये कि कितना कम हुआ यहाँ, वो वेग निकलेगा, भाई हमें ऐसे निकालते हैं, इसमें तो और कोई तरीका है नहीं, है ना। इसमें एक ही तरीका होता है कि यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि कितना कम हुआ, कितना या प्रोडक्ट में बदला, तो वही उसका वेग हो जाता है ना।
और दूसरा वेग हम क्या निकालते हैं, वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है ना, जितने उसके अभिकारक की सांद्रता, और इसकी घातांक 1 होगा। यहाँ पर मजेदार बात है, इसकी घातांक क्या होगा, 1 होगा। पहले वाले घातांक क्या था, 0 था, इसलिए उसका मान क्या, यही अंतर है। यहाँ पर इसकी घातांक क्या हो जाती है, 1 हो जाता है ना। और इसको हम क्या करते हैं, जब इसका घातांक 1 होता है तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, k और एक्टिव मास ऑफ r। ये अब इसका मान 1 नहीं होगा, पहले वाले का मान 1 हुआ था, है ना। अब इसमें देखो बेटा, ये दोनों बराबर है, ये दोनों वेग है तो बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेग बराबर, जैसे हमने इस बार लिखा है ना, वेग बराबर माइनस डी एक्टिव मास ऑफ r अपॉन डी टी, और इज इक्वल टू के, और यहाँ पर आएगा एक्टिव मास ऑफ r। ये दोनों वेग बराबर है ना, बराबर मात्रा में है ना, तो इसलिए ये भी वेग है, ये भी वेग है, तो दोनों बराबर होंगे। अब देखो, अब हम इतने लेंगे इसको, है ना, आगे वाले ले लेंगे। इसमें क्या आएगा, देखो हम क्या करते हैं, इसमें इस dt को यहां ले लेते हैं और इस r को यहां ले लेते हैं, इस r को यहां ले लेंगे और इसको यहां, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हम कहते हैं, है ना। तो इस माइनस के चिन्ह को इधर ले सकते हैं, तो यहां पर आएगा हमारे पास d और एक्टिव मास ऑफ r, ये ऊपर वैसे था पहले से, इस r को हमने इसके नीचे लेना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्टिव मास ऑफ r आएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू माइनस का चिन्ह हमने इधर लिया तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और k और dt, बस इतना, केवल ये r परिवर्तित आया। शून्य कोटि की अभिक्रिया में ये नहीं था, है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हमारे पास ये आ गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसको हम कह सकते हैं। जब ये वैल्यू आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो तब हम क्या करते हैं बेटा, इसमें इंटीग्रेशन लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इसका समाकलन लेते हैं। क्या करते हैं, इसका समाकलन। अब यहाँ पर समाकलन कर दें, सॉरी, समाकलन का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है, समाकलन का चिन्ह ऐसे बनता है ना, इंटीग्रेशन, क्योंकि k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये मालूम है, यहां पर यदि इसका समाकलन करेंगे तो इसका जो समाकलन होता है वो लिन आता है, लिन लिन, और यहां पर आएगा एक्टिव मास ऑफ r, ये है, ठीक है ना, लिन एक्टिव मास ऑफ r इज इक्वल टू इन दोनों का, है ना, इन यहां पर क्या होगा, माइनस के तो ऐसे रहेगा। अब इसका समाकलन हमें पता है कि कैसे, इसका समाकलन के बाद वो टी हो जाता है ना, इससे पहले हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में, और प्लस इसमें हम क्या कर देंगे, आई कर देंगे, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक हमने इस प्रकार से करना है। यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर यदि एक जो फॉर्मूला हमने वहां लगाया था, यदि कि टाइम बराबर 0 हो, समय 0 हो, तो जो हमारे पास अभिकारक होता है ना, वो अभिकारक क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता कहलाता है। यदि समय 0 होगा तो अभिकारक क्या होगा, प्रारंभिक सांद्रता कहलाएगा। इन मान को यहाँ रख लेंगे, तो इस मान को इसमें रखेंगे, तो इस वाले इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 मान लो, 2 मान लो, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेन, और यहाँ पर होगा एक्टिव मास ऑफ r नोट। देखो ये अभिकारक की जगह हमने क्या कर दिया, जो प्रारंभिक सांद्रता 0 मान ली, है ना, और इज इक्वल टू क्या कर दिया, देखो इसमें क्या आएगा, माइनस के हो गया, और इंटू टी की जगह 0 हो जाएगा, और प्लस आई, ये हमारे पास। अब इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो इस इक्वेशन से एक वैल्यू आती है। कैसे वैल्यू आएगी, देखो यहां पर आया लेन, और ये आएगा एक्टिव मास ऑफ r नोट, बराबर क्या हुआ, ये प्लस आई के बराबर हुआ, क्योंकि पूरा 0 हो गया। यदि किसी संख्या की शून्य के साथ गुणा करते हैं तो सब कुछ शून्य हो जाता है ना, ये सारा शून्य हो गई, यहाँ पर जो था ये सारा शून्य हो गई, ये वाला पोर्शन। अब प्लस आई बराबर ये बचा। अब इस वैल्यू को हम, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसका मान हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में कहां पर, यहाँ पर देखो, इस वाली जगह पर रखेंगे इसका मान, ये देखो आई की जगह, ये आई है ना, इसकी जगह रख लेंगे, आई की जगह, बाकी सेम वैसे आएगा। तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन क्या थी, लेन एक्टिव मास ऑफ r इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी, और इसकी जगह हम क्या कर देंगे, प्लस आई की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, है ना, और ये आएगा लेन और एक्टिव मास ऑफ
ये हो गया। अब बहुत सिंपल है, यहाँ तक आ गया। अब हमने करना क्या है, जो माइनस है उसको इधर लेके आएंगे, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, जैसे हमने उसमें किया था। तो यहाँ देखो के टी बराबर क्या होगा, के टी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आएगा लेन, ये एक्टिव मास ऑफ आर, ये पहले से प्लस था, ठीक है ना, माइनस के चिन्ह आएगा, देखो ये उधर जाएगा तो क्या होगा लेन, और एक्टिव मास ऑफ आर ये माइनस में हो गया, है ना। इसमें देखो बेटा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, के टी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, ये लेन हम एक साथ रख लेते हैं, तो जो प्लस होता है ऊपर रहता है और जो माइनस होता है उसको नीचे लिख सकते हैं, यानी कि लेन और यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ आर जो प्रारंभिक सांद्रता और बटे में क्या आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ आर। ये लेन हमने कॉमन ले लिया, और जो ऊपर की प्लस में होता है ऊपर रहता है और माइनस वाला लॉग में ऐसा होता है ना। और ये बराबर क्या होगा, हमें तो चाहिए के, तो के बराबर क्या आएगा 1/t, ये देखो ये यहाँ से आएगा तो ये 1/t आ जाएगा, बटे में आएगा ना, ऊपर प्लस में, ऊपर है तो नीचे बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर लेना आएगा और यहाँ आएगा एक्टिव मास ऑफ आर नॉट अपॉन एक्टिव मास ऑफ आर। और ये हमारे पास हो गया प्रथम कोटि के लिए बीज व्यंजक। लेकिन यहाँ पर हम इसको लॉग के रूप में भी लिखते हैं, किसके रूप में लिखते हैं बेटा, लॉग के रूप में। यहाँ लिन है ln है, जब हम इसको लॉग के रूप में लिखते हैं तो हम इसको ऐसे करते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ये याद रखना पड़ेगा। और यहाँ जहाँ लिन था वहां क्या हो गया लॉग हो गया, लॉग 10 बेस होता है इसमें, है ना। और एक्टिव मास ऑफ आर नोट अपॉन एक्टिव मास ऑफ आर। भाई ये इक्वेशन अधिकांशतः ये पूछा जाता है, प्रथम कोटि के लिए बीज व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास ये वाला तरीका आता है। इसके बाद दो तरीके और भी हैं, तो मैं कंफ्यूजन नहीं करना चाहूंगा, पहले इसको इससे हम करेंगे, है ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि बीज व्यंजक निकालना आता है तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, और इसी पर अधिकांश न्यूमेरिकल होते हैं, सारे न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड होते हैं, है ना। अब पहले हम इसके लिए अर्धायु निकालते हैं, अर्धायु काल, शून्य कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल कैसे निकालता है। तो अर्धायु काल का सिंपल फॉर्मूला है, देखो हम क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और यहाँ पर क्या था लॉग 10 बेस होगा, और यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ आर नोट अपॉन आर। ठीक है बेटा, इसको समझना भी 2-3 बार देखना है इसको, यदि नहीं आ रहा, और अपने आप करने की कोशिश करो इसको, ठीक है ना। ये आएगा बेटा 3 नंबर का आता है जब आता है, ठीक है ना। अब अर्धायु काल कैसे निकाला जाता है, अब हमें मालूम है कि यदि t इज इक्वल टू, यदि हम क्या करेंगे अर्धायु काल निकालना चाहेंगे, ये है प्रथम कोटि के लिए अर्धायु काल, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, है ना, आप लोग के लिए अर्धायु काल, आप लोग देख लें समझ लेना, अर्ध आयु काल, ठीक है ना, अर्धायु काल, है ना। तो कैसे निकाला जाता है, देखो यदि टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम क्या होना चाहिए टी हाफ होना चाहिए, ठीक, आधा होना चाहिए, ठीक है ना। और जो हमारे पास अभिकारक की जो सांद्रता होगी आर, वो क्या होगी, आर इज इक्वल टू आर नोट बाई 2 होगी, प्रारंभिक सांद्रता का आधा होना चाहिए, बस इस वैल्यू को याद रखना है, ठीक है ना। तो हमारे पास k इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 2.303 अपॉन टी, टी की जगह क्या होगा टी हाफ, ठीक है ना। और यहाँ क्या होगा बेटा, देखो log 10 बेस है ना, और यहाँ पर क्या है, यहाँ ऊपर आएगा आर नोट, पहले से था, लेकिन इस आर की जगह क्या रखना हमने, इसकी जगह रखना आर नोट बाई 2, ठीक हो गया। अब ये देखो, ये जो 2 है ये ऊपर जाता गुणा में, ठीक है ना, और इस टी को हम टी हाफ को यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि हमें टी हाफ याद करना अर्धायु काल, तो टी हाफ बराबर क्या हो गया, इसको हमने 2.303 और बटे में क्या कर दिया, यहाँ के कर देंगे, अब के यहाँ आ गया, है ना, log 10 लिया बेस में, अब ये आ गया आर से आर नोट तो कैंसिल हो गया, आर नोट से आर नोट कैंसिल, दोनों बराबर है, कैंसिल हो गया। अब बचा यहाँ 10 की पावर 2 बचा, क्यों, ये 2 ही तो बचा इसमें, log 10 2 बेस। अब log 10 2 की वैल्यू होती है बेटा, वो कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 3010, ऐसे यहाँ पर जब log 2 की वैल्यू होगी तो 3010 होती है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसका, देखो 2.303 अपॉन के, और इसकी जगह क्या रख लेंगे
3010 यानी कि गुणा 3010। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आता है बेटा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो आप, और ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला बनता है हमारे पास, है ना। और इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? अर्धायुकाल के रूप में कहा जाता है ना। यहाँ पर 2.303 है ना, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम 3010 से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आता है, वैसे तो बहुत लंबी संख्या आती है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं ये आता है 0.693 और आगे भी चलता रहता है अपॉन के। तो इसके लिए अर्धायु जो हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, टी हाफ बराबर क्या आएगा? टी हाफ बराबर आएगा 0.693 अपॉन के। ये निकालना भी आ गया आप लोगों को। अर्धायु का फॉर्मूला भी याद रख सकते हो और निकाल भी सकते हो, निकाला इससे जाएगा, ठीक है ना। इतनी वैल्यू आएगी उसकी, कितनी वैल्यू आएगी? इतनी। तो ये हमारे पास अर्धायु काल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? अर्धायु काल का फॉर्मूला, ठीक है। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई समझ में ना आया हो तो बताना। सबको समझ में आ गया होगा। पिछली बार थोड़ा सा एक आरेख पूछा हुआ था बेटा उसने, है ना, ध्यान रखना। आरेख शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो ये ध्यान रखना। पहले शून्य कोटि के लिए आरेख बता देता हूं कैसे होता है। पिछली बार थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए उसने किया। दो चीजें होती है ना, एक तो टाइम होता है और एक हमारे पास अभिकारक होता है ना। तो दो के बीच ग्राफ खींचा जाता है, तो हमेशा इस टाइप से ग्राफ बनता है इसका। इधर की तरफ जो होता है ये अभिकारक है, आर है, और इधर की तरफ टाइम है, समय है। इन दोनों के बीच जब ग्राफ आता है तो हमेशा एक सीधी रेखा में आता है, ऐसे ऐसा ग्राफ आता है बीच में, है ना। ये ध्यान रखना है, इनिशियल आर नोड से लेकर के और आर, है ना। तो इस प्रकार से इनके बीच ग्राफ आता है, ये ध्यान भी रखना आप लोगों ने, है ना, किस प्रकार से इसमें ग्राफ हो सकता है, ठीक है। ये तो हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ आएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए किस प्रकार से आएगा ग्राफ? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए थोड़ी सी अलग अलग टाइप का ग्राफ होगा। ये तो शून्य कोटि वाला है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग होगा और ग्राफ का तरीका अलग होगा। किस प्रकार से आ सकता है ना। यहाँ दो प्रकार की चीजें आती है। जैसे माना हमारे पास बनेगा तो ऐसी, ठीक है ना। यहां पर जो होगा ग्राफ होगा वो होगा लॉग एक्टिव मास ऑफ आर नोट आर, एक तो इसके बीच होगा और दूसरा होगा हमारे पास टाइम के बीच, इस समय इन दोनों के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वो एक कैसा आता है? एक सीधी रेखा में ऐसे में आता है। जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट के रूप में बदलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास हो गए, कौन से? प्रथम कोटि और शून्य कोटि के, ठीक है। ये दोनों का हमने रिवीजन कर लिया। और एक और था बेटा जो हमने कल रिवीजन किया था। क्या क्या रिवीजन किया था? अभी 2-4 दिन हम ऐसे कर लेंगे, फिर परफेक्टली हमारे पास आ जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन हमें बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि बाय हार्ट हो जाएंगे, तब हम उन पे काम भी कर सकते हैं। कल हमने बात की थी, कुछ रिएक्शन थी, अभिक्रियाएं थी। कौन कौन सी अभिक्रियाएं थी बेटा? कौन कौन सी अभिक्रियाएं थी? 5 अभिक्रियाएं बताई। हाँ, पहले था स्ट्रीकर संश्लेषण। क्या था बेटा स्ट्रीकर संश्लेषण में? क्या हुआ था? क्या हुआ था इसमें? क्या क्या था हमने इसमें? क्या हुआ? CH3CH4।
पहले वो बताओ, इसका जो मेन थीम थी क्या करता है, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करता है? इथाइल एसीटेट। बिल्कुल। सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? मुझे तो लग रहा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अल्फा अमीनो। हाँ, अल्फा अमीनो है ना, ये वही गलती कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने की। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, एस्टरडिहाइड लेंगे, CH3CHO। ये ध्यान रखना, एल्डिहाइड से अमीनो एसिड्स बनाता है। और जब इस पर हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर दो चीजों की रिएक्शन करवाते हैं। एक तो करवाते हैं NH4Cl, और प्लस दूसरा किसकी करवाते हैं, बोलो, कल इन महादेव ने सुधारा था, किसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा? कृष्णा बता बेटा। NaCN। हाँ बिल्कुल राइट, NaCN की अभिक्रिया करवाते हैं बेटा। देखो, NH4Cl और NaCN की रिएक्शन होती है, तो जो पहला यहाँ पर कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3, देखो CH, और इस पर जुड़ता है NH2, और यहां पर जो देखो C है, ये आ जाता है COO, और क्या बन जाता है, नहीं CO कहां से बनेगा अभी तो बनेगा नहीं कुछ ऐसा, है ना। पहले क्या होगा, ये तो ठीक है, ये तो जुड़ गया। अब इसमें क्या होना बेटा, देखो यहां पर से NH2 तो चले गए यहाँ, अब बचा इसमें से H2, तो ये क्या बना देगा, H2O बना देगा। देखो H2O बन गया, ठीक है ना। और NaCl निकल जाएगा, क्या निकलेगा, NaCl। लेकिन इस पर क्या बचा, केवल Cn, तो यहां पर केवल Cn जुड़ेगा, ऐसा करके जुड़ेगा, ठीक है ना। फिर क्या होता है, देखो जो ये वाला मॉलिक्यूल्स है, जैसे हमने लिया CH3CH, और यहां पर आएगा NH2, और इस पर है Cn, इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं H2O की, और कितने, 2 मॉलिक्यूल H2O। जब ये अभिक्रिया करता है तो ये क्या बना देता है, देखो CH3, याद रखना बेटा ये रिएक्शन आएंगे आप लोगों के पास, है ना, NH2 एंड COOH होगा, और प्लस क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा NH3 अमोनिया निकलेगा। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा अमीनो अम्ल, ठीक है ना। वैसे नाम इसका दूसरा है, 1 2 3, दूसरे पोजीशन पर अमीन लगा हुआ है, ठीक है ना। पहली पोजीशन पर क्या लगा है, ओइक ग्रुप लगा है ना। तो ये आ जाएगा प्रोपेन 1 ओइक, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अमीनो, है ना, 1 अमीन, पहले 1 अमीन प्रोपेन 1 ओइक एसिड, 2 अमीन सॉरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसका नाम, लेकिन इससे हम क्या बना सकते हैं, ज्वाइट्रा आयन भी बन सकता है, ये ज्वाइट्रा आयन भी बनता बेटा, है ना। ज्वाइट्रा आयन कैसे होता है, जो ये पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहां से छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। अल्फा अमीनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन कौन से, एक होगा अमीन और दूसरा होगा एसिड। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से ऐसा तत्व है जिसमें एसिड और क्षार, एसिड और बेस, यानी कि इसको कैसे, अम्ल और क्षार दोनों होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो ये अमीनो अम्ल में उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। और ज्वाइट्रा आयन देख लो, CH, और यहाँ पर क्या होगा, NH3, और इस पर प्लस चार्ज होगा, और COO नेगेटिव चार्ज होगा, ये है ज्वाइट्रा आयन। यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ लिखना है, यहाँ नेगेटिव लगाना है, पॉजिटिव लगा देना, बस ये हमारे पास ज्वाइट्रा आयन होगा। ये 2 3 4 5 बार पूछा गया क्वेश्चन, है ना। तो ये हमारे पास क्या, कौन सी अभिक्रिया है, स्टीकर संश्लेषण। दूसरी अभिक्रिया क्या थी, उल्मान या अल्मान रिएक्शन, ठीक है, जो आप कहना चाहो, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश में थोड़ा अलग होता है, लेकिन
हिंदी में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम मिलेंगे आपको, उल्मान अलमान, है ना। तो अब क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल चीजें हैं। आयोडो आयोडोबेंजीन से डाइफेनिल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यही चीज हमें बतानी बेटा, है ना, कि आयोडो बेंजीन, तो बेंजीन रिंग के ऊपर आयोडीन लगा दो तो आयोडो बेंजीन हो जाएगा। देखो बेंजीन रिंग के ऊपर हम क्या लगाएंगे, आयोडीन लगा देंगे तो आयोडो बेंजीन हो जाएगा, है ना। और इसमें हम 2Cu लेते हैं और दो मॉलिक्यूल क्या होंगे, आयोडो बेंजीन होगा, और किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, यही बना देगा डाइफेनिल या बाइफेनिल, जो भी आप कहना चाहो, बाइफेनिल बन गया या डाइफेनिल बन गया, है ना, प्लस 2Cu। तीसरी रिएक्शन कौन सी थी, तीसरी रिएक्शन कौन सी थी बेटा, इनसिको अभिक्रिया। हाँ, इनसिको अभिक्रिया। इसमें क्या था, इसमें एल्डिहाइड से एस्टर। हाँ बिल्कुल, एल्डिहाइड से एस्टर बनता है ना। देखो बेटा, यहाँ पर हम क्या लेंगे, एल्डिहाइड। इनसिको अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे CH3CHO है, ठीक है ना, हमारे पास CH3CHO है, और इस पर हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, दो मॉलिक्यूल CH3CHO के होंगे, है ना, कितने होंगे, दो मॉलिक्यूल CH3CHO। और यहाँ पर कैटलिस्ट क्या होंगे, दो प्रकार के कैटलिस्ट हमारे पास होते हैं, इसमें कौन कौन से थे, C2H5O की होल थ्राइस Al, C2H5O की होल थ्राइस, और क्या था, Al था, और दूसरा क्या था, बोलो बेटा, दूसरा, AlCl3। बिल्कुल, वेरी गुड, है ना। तो चलो मैं लिख लेता हूँ इसको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल हम ले लेंगे CH3CHO, है ना, और इसमें क्या होगा, इसमें कैटलिस्ट लेंगे C2H5O की होल थ्राइस Al, और साथ साथ में AlCl3। और किस प्रकार से बनेगा, क्या बन सकता है इसमें, है ना, क्या बन सकता है, इसमें जो बनेगा, जो तीन एक मिनट है, यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ से CH3 तो ऐसे रहेगा, है ना, इस C के साथ ये वाला ऑक्सीजन आ जाता है, तो COO, है ना, और ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ चले जाते हैं, इसके साथ, यानी कि ये बना देगा CH2 एंड CH3, एस्टर बना दिया, है ना। ये हमारे पास टिनसैको अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, टिनसैको, आप लोग पढ़ लेना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं इसके, टिनसैको अभिक्रिया, साइंटिस्ट का नाम है ना, और ये हमारे पास कन्वर्जन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो अभिक्रिया है, इसको हम कह सकते हैं आभासी कैनुजारो अभिक्रिया कहते हैं इसको, है ना, आभासी। दूसरी कौन सी थी बेटा इसके बाद, विलियमसन संश्लेषण। बिल्कुल, विलियमसन संश्लेषण, है ना। तो इसके बाद था नेक्स्ट विलियमसन संश्लेषण। तो विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है, विलियमसन संश्लेषण में होता क्या था, कोई बच्चा बता दो बेटा, ये महादेव भी बता रहा है और बच्चे नहीं बता रहे हैं, उससे अलर्टनेस खत्म हो जाती है ना। जितना आप बताओगे उतना याद रहेगा आपको, फिर दिमाग में प्रेशर रहेगा, मुझे बताना है, कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ, तो उससे एक वो रहता है, और फिर काफी लंबे समय तक याद रहता है। बोलो, विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और मैं कह दूं कि इस साल आने वाली है। बोलो, विलियमसन संश्लेषण क्या होगा, इसमें ध्यान रखना कि एल्किल हैलाइड से हमें ईथर बनाना है, एल्किल हैलाइड से ईथर, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं सम्मित ईथर या असम्मित ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है ना, ये प्रयोगशाला विधि है ईथर बनाने की, है ना। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, मान लीजिए हम एक लेते हैं एल्किल हैलाइड, मान लीजिए हमने एल्किल हैलाइड CH3Br, और इस पर रिएक्शन करवाते हैं CH3, ठीक है ना,
और ONA की, तो ये क्या बना देगा, सममित ईथर बना देगा CH3, ठीक है ना, OCH3 और प्लस क्या हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। एक रिएक्शन ये हो सकती है, 2-3 रिएक्शन देना बेटा, सममित ईथर बन गया यानी कि डाइमिथाइल ईथर बन गया। दूसरा असममित ईथर भी बना सकते हैं, यानी कि CH3Br प्लस हमने लिया CH3 CH2 ONA, है ना, ये असममित ईथर बना देगा, यानी कि कैसे बन जाएगा, CH3O CH2 CH3 और प्लस क्या होगा, सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। तीसरा भी हो सकता है, देखो जब हम क्या करेंगे, किसके साथ अभिक्रिया करवा सकते, मान लीजिए हमने CH3Br लिया, है ना, और यहाँ पर क्या लिया, फिनॉक्साइड लिया, फिनॉक्साइड ही होता है ONA, है ना, इसमें क्या होगा, यहाँ से NaBr निकल जाएगा और ये क्या बना देगा, ये भी ईथर है, ये भी क्या है, ईथर है। और कौन सा ईथर है, इसको बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं इसको, एनिसोल। OCH3 जब लगता है इसके ऊपर तो एनिसोल हो जाता है और ये क्या होगा, NaBr हो जाएगा। इसका नाम क्या है, एनिसोल, ये एनिसोल बन जाएगा। तो इस प्रकार से इथाइल मिथाइल ईथर हो गया, इथाइल मिथाइल और ईथर यही, ये डाइमेथिल ईथर हो गया। इनके नाम भी इस प्रकार से हो जाएंगे। तीसरा कौन सा था इसके बाद, कुछ चीजें हमें याद हो जानी चाहिए। ऊर्जा अभिक्रिया, ऊर्जा अभिक्रिया क्या थी बेटा, ऊर्जा अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें हम एल्केन बनाते हैं, एल्किल हैलाइड से, है ना। और जैसे मान लीजिए देखो यहाँ पर हमारे पास CH3Br है और प्लस 2Na है और फिर CH3Br, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं ईथर के प्रेजेंस में, है ना, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर हम कह सकते हैं, शुष्क ईथर, है ना। इस शुष्क ईथर के प्रेजेंस में क्या बना देगा, CH3 जुड़ जाएगा और प्लस 2 मॉलिक्यूल NaBr, सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरी अभिक्रिया किस प्रकार से हो सकती है, हम इसकी जगह ले सकते हैं CH3 CH2Br ले सकते हैं और यहाँ पर भी 2Na, देखो CH3 CH2Br ले लिया, यहाँ पर ड्राई ईथर लेंगे और क्या बना देगा, ब्यूटेन बना देगा, CH3 CH2 CH2 CH3 और प्लस 2 NaBr। याद हो जाना चाहिए बेटा किसी भी दशा में सारे, है ना। तो इस प्रकार से ये है ऊर्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन या वुडर्स अभिक्रिया, वुडर्स अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया था इसके बाद, ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया। कौन सी बताई थी, ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया, फिटिग अभिक्रिया, है ना, ऊर्ज फिटिग। ऊर्ज फिटिग में क्या था, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। तो यहाँ पर हम सिंपल ले सकते हैं, पहले एरोमेटिक लेते हैं ना, चलो पहले ऊर्ज लिखा हुआ तो एलिफेटिक लेते हैं CH3Br, फिर क्या करेंगे 2Na ले लेंगे और फिर हमने फिटिग वाला क्या है, फिटिग वाला एरोमेटिक कंपाउंड है, देखो यहाँ पर हम CH3Br ले लेंगे, है ना। इसमें क्या होना है, ये इसमें ड्राई ईथर लेंगे और ये देखो 2NaBr निकल जाएगा और CH3 इसके ऊपर आ जाएगा। क्या बना बेटा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर यदि CH3 है तो क्या बोलते हैं उसको, टॉलीन बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं टॉलीन। तो इस प्रकार से ये बना हमारे पास टॉलीन, इसको हम टॉलीन बोलते हैं, ठीक है ना, गुड। तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये तो है कौन सी, अब लास्ट रिएक्शन इसकी जो हमने रिवीजन कर रहे हैं, 2-3 दिन तक हम लगातार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ दिन छोड़ देंगे, फिर दोबारा करेंगे, है ना, उससे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा इसमें उल्फ किस्नर रिएक्शंस, उल्फ, ठीक है ना, उल्फ किस्नर रिएक्शंस, ठीक है ना। तो एच है बेटा, किस्नर, है ना, रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये भी क्या बनाता है, एल्केन बनाता है ना, और किससे बनाता है, कीटोन से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। देखो एसीटोन या जो कीटोन होते हैं ना, अब मान लीजिए देखो प्रोपेनोन से, देखो प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन मीन एसीटोन,
है ना। इस पर हम सबसे पहले किसकी रिएक्शन करवाते हैं, NH2 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 का नाम क्या था बेटा, हाइड्राजीन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राजीन। इसकी अभिक्रिया करवाने पर क्या बनेगा, ये हाइड्राजोन बनाएगा, है ना, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन, यानी कि एसीटोन हाइड्रोजोन, ऐसे बनेगा CH3 और यहाँ पर आएगा C और डबल बॉन्ड से NH2 और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा H2O, ठीक है ना। दूसरी वाली रिएक्शन देखो, यहाँ पर जब हम इसको लेते हैं CH3 और CnNH2, इस पर जब हम क्या करते हैं, सीधे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, 453 से 473 केल्विन तक, है ना। इसको गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ जाता है इस पे, है ना, और नाइट्रोजन निकल जाता है, तो ये बना देता है CH3 और प्लस इसमें CH3 प्लस इसमें N2, यानी कि एसीटोन से प्रोपेन बन गया, ये कन्वर्जन भी आएगा, है ना। दूसरा देखो, इसमें हम फिनोन भी ले सकते हैं इसकी जगह, बेंजोफिनोन, सॉरी एस्टोफिनोन नहीं, बेंजोफिनोन। तो बेंजोफिनोन क्या होता है, दोनों बेंजीन लगे हुए रहते हैं, ये दोनों बेंजीन ही होते हैं, देखो CO और यहाँ पर भी इस टाइप से लगा हुआ, ये बेंजोफिनोन है। इस पर फिर हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, NH2 हाइड्रोजन है, ये क्या बना देगा, ये दोनों जहां पर CO ग्रुप है ना, उन जगहों पर क्या लग जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड N और NH2 आ जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से बेंजीन के यहाँ जुड़ जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, यहाँ पर निकलेगा H2O, फिर इसको हम अगेन क्या करेंगे, इसके साथ अगेन रिएक्शंस करवाएंगे, किसकी, देखो NC और यहाँ पर है NH2। ये सारी रिएक्शन याद कर लेना बेटा, बहुत रिएक्शनें पूछी जा रही हैं, आप ध्यान रखना, है ना। और इसको हम क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में गर्म करते हैं और 453 से लेकर के 473 केल्विन टेम्परेचर करेंगे इसको, और ये बन जाएगा बेंजीन रिंग। यही पोर्शन सबसे ज़्यादा कठिन होता है बच्चों के लिए, है ना, CH2 और इस प्रकार से डाइमेथिल बेंजीन बन सकता है ना, और प्लस इसमें क्या होगा, यहाँ पर N2 निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका नाम था डाइफेनिल मीथेन भी कह सकते हैं इसको, ठीक हो गया। अब थोड़ी सी वापस, ये तो हमारा रिवीजन का कार्यक्रम था, है ना, थोड़ी सी इसको पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ हम पढ़ रहे थे, ये भी रिवीजन का पार्ट है। हार्मोन्स मालूम है क्या होता है बेटा, हार्मोन, ये कल पढ़ा था हमने, हार्मोन्स नहीं पढ़ा था। ये तो चालू कुत्तों पे आ गया, लिगेंड पढ़े थे सलमान, ग्लूकोज बताओ बेटा, ग्लूकोज की 5 रिएक्शनें मैंने बताई थी आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने दिया था, कितने लोगों ने किया इसको, बताओ बेटा मुझे, क्या क्या हो सकता है इसमें, जल्दी बताओ, नहीं बताया तो मैं फिर बताऊंगा नहीं आज भी। बताओ जल्दी से, आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, पहले ये सुनो, पहले हाँ और नहीं में बताओ, ये क्वेश्चन देखा या नहीं देखा, नहीं देखा तो फिर आज देख करके आना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आना है बेटा, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन इसमें क्या बनेंगे, छोटे वाले बनेंगे, ऑब्जेक्टिव वाले। इसको फिर स्क्रीनशॉट खींच लो और आज देखना याद करके, कल फिर बात करेंगे इस पर। इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं बेटा, खींच ले स्क्रीनशॉट, फिर याद रखना, कल फिर पूछूंगा।
अच्छा, बेंजीन से डाइफेनिल कैसे बनता बेटा? जल्दी बताना। बेंजीन से डाइफेनिल, पहले क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं किस पर? बेंजीन लेते हैं, क्या करवाते हैं, दो पार्ट में ये रिएक्शन, क्लोरीन की रिएक्शन करवाई, क्या बना, क्लोरोबेंजीन बना। मैं शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बन सकता है, दो तरह बन सकता है, एक उल्मान रिएक्शन से बन सकता है और दूसरा फिटिक रिएक्शन से बन सकता है। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 2Na लेंगे और डाइफेनिल ले सकते हैं, देखो सी ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास डाइफेनिल बन गया। ऐसा बनता है कि नहीं बनता? देखो दो मेथड हमारे पास डाइफेनिल बनाने के। बेंजीन्स पर पहले क्लोरीन की रिएक्शन करवाई, क्लोरोबेंजीन बना, क्लोरोबेंजीन 2Na के साथ रिएक्शन करके ये बना देगा। ये यहाँ पर Cu भी ले सकते हैं, लेकिन तब आयोडीन लेना पड़ेगा। तब पहले क्या करना पड़ेगा, आयोडीन, यहाँ पर आयोडीन की रिएक्शन करवानी पड़ेगी, ठीक है, आयोडोबेंजीन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, या और कोई मेथड है बेटा, ये क्लोरोबेंजीन बना, फिर हमारे पास डाइफेनिल बना, है ना। दूसरा देखो, ब्रोमोएथेन से हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाना, ब्रोमोएथेन से ग्रिग्नार्ड, तो कैसे बनता है ब्रोमोएथेन, क्या हुआ, देखो ब्रोमोएथेन ऐसे होता है, देखो CH3 CH2 और Br, ये है ब्रोमोएथेन, ब्रोमो और एथेन, है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इससे बनाना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो जब हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, Mg की रिएक्शन करवाते हैं और ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारे पास CH3 CH2 MgBr बन जाता है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। याद रखना, ये चीजें सारी याद रखनी आप लोगों ने। तीसरा, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन आपको पता है, बेंजीन के ऊपर, बोलो, NH2 बिल्कुल बेंजीन के ऊपर NH2, ये याद है आप लोगों को, है ना। ऐसे फटाफट जवाब देना बेटा, बेंजीन के ऊपर NH2 और इससे क्लोरोबेंजीन बनाना, तो कैसे बनेगा, इसको पहले क्या करेंगे, डाईएजोटाइजेशन करवाएंगे, इसका डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोनीकरण करवाएंगे। क्या किसकी रिएक्शन करवाते हैं डाईएजोनीकरण में, अरे NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं, डाइसोनियम क्लोराइड बन जाता है N2 प्लस Cl माइनस, है ना। फिर इसको क्या करते हैं, सैंडमीयर अभिक्रिया, N2 प्लस Cl माइनस, क्या करेंगे, Cu/HCl, और क्या बन जाएगा, हमने क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन, बन गया क्लोरोबेंजीन। ऐसे तो होता है ना। तो इस प्रकार से बेटा फटाफट हमें आ जाना चाहिए, अब कल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमने क्लोरोबेंजीन, देखो डायजोटाइजेशन हुआ, फिर हमने Cu/HCl के सैंडमीयर अभिक्रिया द्वारा ये बना दिया, है ना। दो अभिक्रियाएं हैं, इसमें दो हो रही है, देखो डायजोटाइजेशन, है ना, डायजोनीकरण, और साथ साथ में सैंडमीयर अभिक्रिया, इन दोनों अभिक्रियाओं को मिलाना सीखना आप लोगों ने। अब देखो लूकास परीक्षण में, इसमें क्या होता है, जल्दी बताओ। अच्छा पहले लूकास अभिकर्मक का फॉर्मूला बताओ, लूकास अभिकर्मक का फॉर्मूला। देखो ये जरूरी नहीं है कि लूकास टेस्ट पूछा जाएगा, बोलो बेटा, हाँ बोल, बताओ, बता रहा था कोई, सांद्र HCl निर्जल ZnCl2। बिल्कुल, वेरी गुड, है ना। सांद्र जो हमारे पास क्या होगा, HCl होगा, और ZnCl2 क्या होगा, वो लूकास अभिकर्मक, है ना। ये देखो हमारे पास सांद्र HCl है और निर्जल ZnCl2, इन दोनों का जो मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा, लूकास अभिकर्मक। अब ये इस साल पूछा गया, तो मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, हो सकता है ये क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय पहचान के लिए ना पूछा जाए, वो यहाँ पर पूछा जाए, लूकास परीक्षण दीजिए, क्या है ये लूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, है ना। प्राथमिक एल्कोहल के साथ क्या होता है ना। तो ये क्या कर सकता है, ये धुंधलापन नहीं देता है ना, गर्म करने पर देगा, है ना। दूसरा सेकेंडरी ए है द्वितीयक एल्कोहल, ये फिर लूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया 5 मिनट में जो है धुंधलापन देता है, 5 मिनट लगाता है, ठीक है ना। और जो तृतीयक हमारे पास क्या है, तृतीयक एल्कोहल है, वो क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करके तुरंत दे देता है, तुरंत धुंधलापन दे देता है, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया याद रखनी।
नेक्स्ट है क्यूमीन से फिनॉल। क्यूमीन का सूत्र बताओ बेटा, आज मैंने थोड़ा दूसरे टाइप से कर रखे। क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन याद रखो, CH और 2 CH3 लगाने बेंजीन रिंग के ऊपर, ऐसे, ये क्यूमीन है। इस पर पहले ऑक्सीजन की रिएक्शन करवानी, तो क्या बना देगा? क्यूमीन पेरोक्साइड बन जाएगा, ऐसे, है ना, COOH, है ना, और यहाँ ऊपर भी CH3 और यहाँ भी CH3। फिर क्या करना है इसको, क्या करना है क्या क्या करना है बेटा इसमें, इसके साथ क्या होना है बताओ? ये है, और इससे क्या हो जाता है, इससे ये एसीटोन बन जाता है, OH जुड़ जाता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, इस पर OH जुड़ जाएगा और यहाँ से एसीटोन अलग निकल जाएगा, CH3 CO CH3, ऐसे करके अलग निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना आपको, क्यूमीन से फिनॉल बनाने की विधि कैसे हो सकती है। तो देखो क्यूमीन ये बन गया, ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई, फिर इसमें दूसरा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हमने अभिक्रिया करवाई और ये बन गया, ठीक है। तीसरा देखो, इनका IUPAC नियम छोड़ो, IUPAC नियम आप लोगों, इसमें देखो, इसमें सबसे ज्यादा जो क्या होगा, घटते हुए क्रम में देखो, घटती हुई अम्लता के क्रम में लिखना है, एंड इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है इसका, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इसके एसिडिक ये होता है और सबसे कम ही होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। कल मैंने आप लोगों को एक पेपर भेजा था बेटा, फॉर्मलिन क्या होता है? फॉर्मलिन क्या होता है, एक लाइन में आंसर देना है। शवों के संरक्षण में उपयोग होता है। नहीं नहीं, उपयोग नहीं, फॉर्मलिन क्या है? HCHO, गैस का 40% जलीय विलयन, इतना याद रखना। फॉर्मल्डिहाइड गैस का 40% जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मलिन बोलते हैं, है ना। और उसका उपयोग कहाँ होता है? उसका उपयोग होता है, देखो, जो संग्रहालय में और प्रयोगशालाओं में, स्कूल और संग्रहालयों में, प्रयोगशालाओं में मृत जीवों को खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, फॉर्मल्डिहाइड गैस का 40% जलीय विलयन, ये हमारे पास फॉर्मलिन है। इतनी लाइन याद रखना, इतना कहानी याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो पढ़ना है और चीजें पढ़नी है ना, लेकिन याद ये रखना है कि फॉर्मलिन क्या है। तो कल आप लोगों ने पेपर देखा जो मैंने आप लोगों को भेजा, कितना शॉर्ट में लिखा हुआ उस बच्चे ने, है ना, और मॉडल कॉपी के रूप में उन्होंने चयन किया उसको, ठीक है, कि मतलब इस बच्चे ने, देखो बेटा, बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल होता है बेंजीन रिंग के ऊपर COOH, इस पर हम क्या करवाएंगे? अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे, NH3 की, क्या बनेगा? अमोनियम बेंजोएट बनेगा। अमोनियम बेंजोएट क्या होगा? COONH4 बन जाएगा। फिर इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर ही क्या बना देगा? बेंजामाइड बना देगा। बेंजामाइड अलग अलग भी लिख सकते हैं, CONH2 और प्लस इसमें H2O निकल जाएगा, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हम दो पार्ट में भी लिख सकते हैं, कैसे? देखो, इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे हमने पहले अमोनिया की रिएक्शन करवाई, अमोनियम बेंजोएट बना, फिर इसको गर्म किया और बेंजामाइड बन गया, ठीक है। ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल, दो प्रकार के कैटलिस्ट यूज किए थे हमने, दुर्बल भी हो सकते हैं और प्रबल भी हो सकते हैं। KMnO4 भी हो सकता है, और दूसरा कौन सा बताया था? टॉलन अभिकर्मक भी हो सकता है ना। तो देखो हमारे पास KMnO4 और टॉलन अभिकर्मक, है ना, टॉलन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकृत करके ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो सीधे ऑक्सीकरण करवाएंगे, देखो ये हमने ब्यूटेनॉल लिया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ और ये क्या बनाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। ये कैटलिस्ट ले लेना, KMnO4 या टॉलन अभिकर्मक के द्वारा, ये याद रखना आपको, है ना। बेंजीन से बेंजोडाइड, बेंजीन क्या होता है बेटा? बेंजीन हमारे पास बेंजीन रिंग सिंपल, इससे हमने बेंजोडाइड बनाना, कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है? कल रिएक्शन बताई थी, और नेम रिएक्शन भी है। किसकी अभिक्रिया करवाएंगे? CO की, HCl भी था इसमें, क्या बना था?
बेंजोडाइड बना था। कौन सी अभिक्रिया थी, बताओ जल्दी से। कल हमने कौन सी रिएक्शन थी बेटा, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सी, इसका नाम बताओ, कौन सी रिएक्शन है। बेंजीन COHCl AlCl3 CHO बना फ्रीडल क्राफ्ट। ना। फ्रीडल क्राफ्ट AlCl3 तो होगा, लेकिन वहां निर्जल होगा। और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ दो प्रकार के CH3Cl हो सकता है बेटा। बढ़िया, तुमने कोशिश तो की, बढ़िया, इससे पहचानने की कोशिश की है ना। CH3Cl और CH3COCl, ये होते हैं दो। या तो ये एसिटिल क्लोराइड होगा या फिर क्या होगा, CH3Cl होगा, है ना। इन दोनों में से एक होना है। ये फ्रीडल क्राफ्ट क्या होना चाहिए इसमें, जल्दी बताओ। यहाँ पर ये है गटरमैन कोक अभिक्रिया, गटरमैन कोच अभिक्रिया। देखो गटरमैन कोच अभिक्रिया है, इसको याद रखना है, गटरमैन कोच। CO और HCl के साथ, CO और HCl के साथ जब रिएक्शन होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गटरमैन कोच अभिक्रिया कहते हैं। ये देखो, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, गटरमैन कोच अभिक्रिया कहा जाता है, राइट। दूसरा अमीनोलाइसिस। अमीनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिएक्शन करता थी अमोनिया से। देखो ये हमारे पास अमोनिया था, RX के साथ रिएक्शन करवाई, प्राइमरी अमीन बना, फिर प्राइमरी अमीन ने फिर RX के साथ रिएक्शन करी, सेकेंडरी अमीन, ये टर्सरी अमीन और क्वाटरनरी अमीन तक बनाता है, ये अमीनोलाइसिस कहलाता है ना। नेक्स्ट है बेटा डायजोनीकरण, क्या होता है, जिसमें डायजोनियम क्लोराइड बनता है, किसके साथ रिएक्शन होती है, NaNO2 + HCl, है ना। 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर होता है। देखो यहाँ पर देखो, अनिलीन की अभिक्रिया करवाई NaNO2 के साथ HCl 0 से 5 और N2 + Cl, ठीक है ना। बाकी अन्य कंपाउंड छोड़ देना, ठीक है ना। देखो एस्टिलेशन, एस्टिलीकरण, एस्टिलीकरण में क्या होगा, एस्टिलीकरण में देखो हम क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन से, और ये क्या बना देता है, देखो यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा NHCOCH3 और एसिटिक एसिड अलग निकल जाएगा, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की संरचना के बारे में मैंने बता रखा है ना। ये दो प्रकार के, इनके बीच बंध बनते हैं, इसके बीच जो NH2 और COOH के बीच बनते हैं, कौन से बॉन्ड बनते हैं, कौन सा बॉन्ड कहलाता है, COH और NH2 के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, वो कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि अमीनो अम्ल और कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे अमीनो अम्ल के बीच बनता है। देखो यहाँ पर क्या है, यह बंध, या हम कह सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे अमीनो अम्ल के अमोनिया समूह, है ना, के बीच बनता है। एक जो अमीनो एसिड्स में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड क्या बनेगा, एक मान लीजिए हमारे पास एक का कार्बोक्सिलिक समूह लेंगे तो दूसरा का अमीनो ग्रुप होगा, उनके बीच जो बंध बनेगा वो क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। याद रखना, पेप्टाइड बॉन्ड पूछा जाएगा आप लोगों से, पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं, ठीक है ना। और ये किसमें बनता है, प्रोटीन में, प्रोटीन की संरचना। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, ये देखो यहाँ पर CH3 CH और यहाँ पर NH2 है ना, और यहाँ COOH। तो ये कहता है कि एक अमीनो अम्ल, ये अमीनो अम्ल है ना, एक अमीनो अम्ल के एक COH ग्रुप और दूसरे अमीनो अम्ल का जो NH2 ग्रुप होगा, मान लीजिए यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर हमने लिखा ये CH3 CH एंड COH। देखो एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे अमीनो अम्ल का NH2 ग्रुप, इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा ये होगा पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, ये होगा एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे अमीनो अम्ल का NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप, है ना, अमीनो समूह के बीच बनने वाला जो बंध होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड, पूछा जाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। फिर आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, है ना। देखो ये पूछा जाएगा आपसे पेप्टाइड बॉन्ड के मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, जिनका जलावकरण नहीं किया जा सकता है, वे शर्करा या वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जलावकरण करके नहीं किया जा सकता है और वो इकाई के रूप में रहते हैं, है ना। उदाहरण हमारे पास ग्लूकोज फ्रक्टोज है ना, सबसे छोटी शर्करा है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, है ना।
अन्य भागों में नहीं तोड़ सकते। विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जल में घुलनशील है, ये रक्त के प्रभाव में सारे शरीर में जाता है, और जो अतिरिक्त होता है उसे कहाँ टॉयलेट के रास्ते में बाहर निकाल देते हैं, है ना। ये संचित नहीं हो सकता, इसलिए ये संचित नहीं रहता है गुर्दे के द्वारा, है ना। इसके बाद उसके बाद रासायनिक उत्पाद, देखो बेटा रासायनिक उत्पाद ये बार बार पूछा जा रहा है, ये कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ पर क्या आना चाहिए? कैनिजारो अभिक्रिया, यहाँ पर आएगा CH2OH, कैनिजारो अभिक्रिया होगी, है ना। ये CH2OH होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आना चाहिए? 2 मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड, ये क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था बेंजामाइड, यहाँ बेंजामाइड आ जाएगा, नहीं सॉरी एस्टामाइड, वो बेंजामाइड था, ये एस्टामाइड आएगा, है ना। बेंजामाइड तब होता है जब बेंजीन होता है, यहाँ पर बेंजीन होता है तो बेंजामाइड आ जाता है, ठीक है। लेकिन यह बेंजीन नहीं है, ये क्या होगा? ये कौन सी अभिक्रिया? इसे तो पहचान लेते हो, यहाँ पूरी तरह दिखाई दे रहा है कौन सी अभिक्रिया बेटे, अब बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कौन सी वाली? एल्किलीकरण या एस्टिलीकरण? एस्टिलीकरण। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है ना, क्योंकि एस्टिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हो रही है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? एस्टिलीकरण कहते हैं। एस्टिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हो रही है, इसलिए एस्टिलीकरण कहा जाता है, ठीक है। ये एस्टिलीकरण, है ना। मिस धातु किसे कहते हैं? मिस धातु, ये लैंथेनाइड से संबंधित है बेटा। जब लैंथेनाइड होगा, लैंथेनाइड का 95% और अन्य धातुओं का मिश्रण होता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? देखो महत्वपूर्ण, ये देखो लेंथ, इसमें क्या होगा? लैंथेनाइड धातु का लगभग 95%, है ना, आयरन 5%, और अन्य जो धातुएं होती हैं जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, कैल्शियम हो गया, इनका जो मिश्रण होगा, मिश्रण होगा, वो क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है ना। इसका उपयोग क्या किस में किया जाता है? ये किया जाता है लाइटर की चकमक पत्थर के रूप बनाने में, है ना, या गोली बंदूक की गोलियां बनाने में, कवच बनाने में, ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है ना, याद रखना है। लैंथेनाइड अकुंचन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है लैंथेनाइड अकुंचन। यहाँ पर क्या होगा कि जब हम लैंथेनाइड सीरीज में बाएं से दाएं जाते हैं, परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ उनका आकार धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, और इसी को हम बोलते हैं लैंथेनाइड अकुंचन। देखो लैंथेनाइड श्रेणी में, देखो लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ उनके परमाणु और आयनों का आकार धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइड अकुंचन कहा जाता है। क्रमिक कमी, है ना, आप अपनी भाषा में लिख सकते, छोटा होता चला जाता है ना, है ना, उसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड अकुंचन। उसका कारण क्या है? उसका कारण है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या या आवेश बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता है, सीधे ऐसा लिख लो, नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या होगा? No was the child class. वो बड़ी तो काचा में बंद कर दो, माइक ऑन मत रखो, ठीक है। पूछते घर वाले पूछते हैं ना, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, है ना। इसमें देखो बेटा ये कैसे होगा? जैसे माने क्या होगा? लैंथेनाइड में क्या होगा? नया 4F जो कक्षक होंगे, और इसमें देखो उपकोषों में प्रवेश करते हैं, है ना, और F कक्षक क्या करती हैं? क्या होंगे? यह नाभिकीय आवेश से बाहरी कक्षों में पहुंचने से रोकता है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से रुक जाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ज्यादा टाइम हो गया, घर वाले भी परेशान करने लगे, ठीक है बेटा, आज इतना ही रख